हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, एजुकेटेड लोगों के लिए जो रिलीजन होता है कोई बड़ा फाउंडेशन नहीं होता है। तो 4 बजे स्टेशन जाना, पेपर लाना, उसको पढ़ लेना, उससे वर्ड निकाल लेना, बच्चों को पढ़ा देना, इट वाज ग्रेट। इस्लाम इज वेरी लिबरल रिलीजन और ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि दूसरे धर्म की चीज़ों का ना पढ़े ना जाने। तो कोविड के बाद इंस्टीट्यूशन जो है कोलैप्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बंद हुए, बड़े-बड़े ब्रांड बंद हुए। हम लोग को ये बहुत बुरा असर पड़ा और जो स्ट्रेंथ था बच्चों का 1000 से लेके 1000 बच्चे होते थे हम लोगों के पास, अचानक से वो डाउन हो गया। तो लोग परेशान है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 40-50 रुपये की अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम सरकार से भी उम्मीद ज़्यादा ना रखें, हम उनके पर उम्मीद रखें। हाँ, देश को बिल्डअप करना है तो हर का कंट्रीब्यूशन चाहिए। हम देश से हर वक्त लेने के चक्कर में ना रहे कि मुझे स्टैंडिंग मुझे बिहार सरकार देते, केंद्र सरकार देते, वाई नॉट हम लोग कर देंगे सरकार को, हम लोग कर देंगे देश को, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑलराइट गाइस, वेलकम टू स्पॉटलाइट चैट विद टुडे। मैं हूं वनीत एंड यू नो वेरी वेल दैट वी ब्रिंग्स यू द इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ रियल पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड वी आर प्रेजेंटिंग यू none other than Mr. मंजूर खान alias कैफी खान, a कैफी सर। सर हाउ आर यू, कैसे हैं आप? थैंक यू विनी सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस इस पॉडकास्ट। बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने एक मगध गया जैसे शहर में एक नई चीज कर रहे हैं आप, तो इसके लिए पहले तो आपको बधाई, कांग्रेचुलेशन फॉर दिस। थैंक यू सो मच और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप आगे जाएं। आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू। मैं फाइन। क्या होता है ना, बेसिकली जब हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं तो काफी फॉर्मल कैजुअल मिक्स बात हो जाती है। एग्जैक्टली। But guys, you know very well all that he is my very bosom friend, okay? And being as a friend, being as a person, I respect him a lot, okay? तो हम लोग फॉर्मल कैजुअल फ्रेंडली जैसे भी हो, ये पॉडकास्ट आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में मिलने वाला है। कुछ अच्छी यादें हम लोगों ने साथ बिताई है, वो भी गाइस द सेम थिंग। तो बाकी सब पॉडकास्ट से रिलेटेड ये पॉडकास्ट इसलिए लगा क्योंकि एक आपको एक कहते हैं जय वीरो वाला फीलिंग्स इसमें देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी क्या चल रहा है? बस इंस्टीट्यूट वगैरह में टीचिंग तो मेरी हॉबी है सर। पिछले 2002 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तो 23 साल जिंदगी के कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। और मजा आता है, टीचिंग माई पैशन। सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस देता हूँ और भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, उसको संभालता हूँ। जो इंग्लिश कोचिंग सेंटर इज नॉट अ ब्रांड, इज अ ब्रांड नाउडेज। मतलब लगभग इंग्लिश सीखना है किसी को तो भाई मैंने देखा है आपके पंचलाइन भी काफी इंप्रेसिव होते हैं, नाम ही काफी है आपका। पंचलाइन भी बहुत लोगों को मैंने कॉपी करते देखा है। ओके, नाम ही काफी है। डे टू मेक अ डिफरेंस, ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं आपके। आई हैव सीन, आई जस्ट फॉलो यू। ओके, तो कैसे मतलब ये पूरे के पूरे इंटायर जर्नी को आप, क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए सर जर्नी बहुत लंबा है। 22 साल 23 साल होने को हो गया है समझिए। तो जाहिर सी बात, स्टार्टिंग बहुत स्ट्रगल था ब्रो, बहुत मेहनत करना पड़ा। और उस वक्त एआई का जमाना नहीं था, चैट जीपीटी का जमाना, गूगल का जमाना नहीं था। Exactly. तो हमें याद है कि स्टिल एक वर्ड को भी जानने के लिए हमें डिक्शनरी देखना पड़ता था, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर आ जाती थी ना, फॉर एग्जांपल कि पिरामिड के बारे में जानना है जी, तो पिरामिड के बारे में जानना है तो उसके लिए मुझे बुक्स देखनी पड़ती थी कि कौन सी बुक में पिरामिड्स का नॉलेज मिलेगा। तो दैट वाज वेरी वेरी टफ डे फॉर द बिगिनर ऑफ द टीचिंग बिगिनिंग करियर में बहुत मुश्किल हुआ नॉलेज अकोमुलेट करना, क्योंकि सोर्सेस कम थे हमारे पास ना। बुक्स एक माध्यम था जिससे आप नॉलेज पा सकते थे। इसलिए आज के बच्चों को मैं कहता हूँ कि आज कामयाब होना इतना आसान है ना, अगर आप चाह लिया कामयाब होना तो इन्फॉर्मेशन आर फ्लोटिंग इन द फील्ड। एग्जैक्टली। एक बार गूगल को बस हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाता है। उस दौर में बहुत मुश्किल था ब्रो, बहुत मेहनत करना पड़ा। मुझे याद है कि अपने हाथों से मैंने पोस्टर्स हटाए हैं, यू वोंट बिलीव। हमारे एक दोस्त था इश्तियाक, शहाब और कई लोग ऐसे थे हमारे साथ, तो उन लोगों ने भी मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम लोगों ने रात रात भर फोटो ये पोस्टर्स काटते थे वॉल पे। एक बार हमने जुबैर सर के गेट पर डाल दिया था, मैंने पूरा पोस्टर डाल दिया था सर स्टार्टिंग में 2002 का। जुबैर खान बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी वाले, उनका फोन आया हमारे पास कि तुमने क्या कर दिया मेरे पूरे गेट। उस फोन का जमाना नहीं था, सॉरी टू से 2002 की बात थी, बड़ा कम मोबाइल्स होते थे। तो उन्होंने किसी से खबर भिजवाया, तो नेक्स्ट डे भी जाके वो पोस्टर को हमें हटवाना पड़ा था मार के पूरा। लेकिन आज जुबैर सर हमारे साथ कोलिग्स हैं, हमारे साथ बिजनेस पार्टनर है कई जगह पे। तो चीजें बड़ी तेजी से बदली और मेरा मानना है कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है। तो बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया। हमें बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले शुरू में, और हमारे फैकल्टीज मेंबर चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया मंजूर को, पैकेज बनाना, डेवलप करना, पढ़ाना। एज ए फ्रेंड हम लोगों ने काम किया। फैकल्टीज के साथ मैं हमेशा शुरू से लेके
आखिर तक एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे भाई, एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह। कुछ वैसे फैकल्टीज जिनका नाम आप इस चैनल के माध्यम से मेंशन करना चाहें? बहुत से देखिए कि वो भी याद करें कि नहीं सर मुझे अभी तक याद करते हैं। देखिए नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हर फैकल्टीज इंपॉर्टेंट, जैसे एक ब्रिक होता है सर, जी। तो ईंटा इसके जोड़ के ही बिल्डिंग बनता है, तो मेरा मानना है कि हर फैकल्टीज एक ब्रिक का रोल करा मंजूर के बिल्डिंग में। जी। अगर मैं एक ब्रिक निकाल दूंगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, जैसे फैकल्टी का एक बहुत बड़ा रोल है, मेल से लेकर फीमेल तक। कम और बेशतर हमारे इंस्टीट्यूट में अब तक लगभग 125 से 30 फैकल्टी ने काम किया है। और गया साल को हमने अभी तक जो नोटेड है, मेरे पास जो रिकॉर्डेड है वो 80 से 85 इंग्लिश टीचर हमने डिलीवर किया है गया के वेसिनिटीज में। जो मंजूर से पढ़ के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और कोचिंग चला रहे हैं, वो लगभग 85 से 86। 5-6 को तो मैं ही जानता हूँ। जी सर बहुत अच्छा। तो अच्छा लगता है जब अपने स्टूडेंट कामयाब होते हैं, और मैंने हमेशा सबको इनकरेज किया है। मेरा मानना है कि शिक्षा बांटने से बढ़ता है, इसलिए मैं इनकरेज करता हूँ। नहीं, दूसरा चीज क्या है ना कि भाई आप कंपटीशन से ज्यादा आप इन्वॉल्वमेंट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, रिश्ते निभाने होते हैं। और मेरा मानना है कि रिश्ते किसी से आप खत्म भी कर रहे हैं तो उस मोड़ पर करें जहाँ से रिश्ते फिर से शुरू हो सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जी। हाँ, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। हम लोगों ने बहुत मस्ती भी किया, पढ़ाया लिखाया, घूमे फिरे, खाया पिया, कुछ अच्छे दोस्त बने। जैसे आप एक अच्छे दोस्त मुझे मिल गए हैं, मेरे करियर में बहुत बड़ा बदलाव आया। कुछ हमारे प्यारे प्यारे दोस्त अभी भी हमारे साथ हैं, और अच्छा लगता है सबके साथ घूमना फिरना, पढ़ाना लिखना। मतलब इंटायर जर्नी जो आपकी मंजूर इंग्लिश कोचिंग सेंटर की रही, ओके, उस पे चैलेंजेस भी बहुत आए, बहुत चैलेंज। लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स का भी काम किया आपके लाइफ में। एग्जैक्टली, कंप्यूटर्स लोगों ने भी बहुत खराब किया मुझे हर एंगल से, लेकिन मेरा मानना है ना कि इंसान को लगे रहना चाहिए। कभी कभी हिंदू मुस्लिम वाला भी एंगल हुआ होगा आपके साथ? थोड़ा बहुत, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत फैक्टर रहा, क्योंकि हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, एजुकेटेड लोगों के लिए जो रिलीजन होता है बहुत बड़ा फाउंडेशन नहीं होता है। बहुत हाई आप टॉप पे जाते तो रिलीजन बहुत मायने रखता है डिफरेंसेस को लेके। और बहुत दो कैटेगरीज में जो बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी, उनके लिए भी रिलीजन एक बहुत मायने रखता है इन सब चीज़ों को लेके। पढ़ाई लिखाई में डिफ्रेंशिएट करता है। लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं या हायर मिडिल क्लास होते हैं, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, जो कस्टमर्स है, बायर्स हैं, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग जो हैं वो एलएमसी है, लोअर मिडिल क्लास, एचएमसी हायर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास है। तो इनमें सर बहुत रिलीजन को लेके बहुत डिफ्रेंशिएट ये नहीं करते हैं, ये अच्छी बात। Guys, I have taken one word from him कि आप जब स्टार्ट किए थे 2002 में, तो he is not having so much resources with him, लेकिन स्टिल इन्होंने क्या कहते हैं, अगर डिक्शनरी से अलग अलग जगहों से बुक्स से स्क्रैम्बल करके कहीं कहीं पे से रिसोर्सेज को इकट्ठा करके स्टार्टेड डन द टीचिंग। तो आप समझिए कि इनकी एक्सपीरियंस द टीचर हु इज कमिंग फ्रॉम लेटेस्ट जनरेशन, उनकी एक्सपीरियंस में कितना वास्ट डिफरेंस है, बिकॉज ही इज हैविंग द डेप्थ नॉलेज ऑफ समथिंग व्हिच कैन डेवलप वेरी प्रॉपर्ली। Exactly. तो ये चीज I still recall the day when sir, there is a one thing that paper reading was a part of his spoken English section. तो मुझे जब पेपर रीडिंग बच्चों को कराना पड़ता था ना अपने बैचेस, 25-30 के बैच होते थे उस जमाने में, बात कर रहा हूँ अर्ली स्टेज की, 2003, 4, 5, 6 की। तो एट दैट मोमेंट मैं स्टेशन जाता था 4 बजे, वहां से पेपर लाता था, ठीक है, बच्चों को बोला था तो पेपर खरीद के ले आना अपने अपने क्लासेस में। तो बच्चों से पहले मुझे वो पेपर पढ़ लेना, और पेपर पढ़ के मुझे वर्ड को अंडरलाइन कर देना है, द वर्ड विच आई डोंट अंडरस्टैंड और द वर्ड विच आई हैव टू मेक अंडरस्टैंड टू द स्टूडेंट्स। तो वो वर्ड को मैं अंडरलाइन करता था, फिर उसे मैं लिखता था, और ये सब हुआ 4 बजे से सुबह से लेकर के 6 बजे तक में 2 घंटे में सर। और ये कर लेता था, तब फिर मेरे बैचेस 6:30 से लग जाते थे मॉर्निंग से। तो सर 4 बजे स्टेशन जाना, पेपर लाना, उसको पढ़ लेना, उससे वर्ड निकाल लेना, बच्चों को पढ़ा देना, इट वॉज वेरी टफ डे। लेकिन चलो भगवान ने, ऊपर ने, अल्लाह ताला ने सुना, और फिर मैंने देखा आपके क्लासेस में आपके राइटर चैम्बर में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ऐसे सड़िया पे रखा हुआ है। जी सर, ऋग्वेद पे रखा हुआ है उसको। हाँ, ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है। मेरा मानना है सर कि सबका ट्रांसलेशन एक नहीं हो, लेकिन चूंकि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपके पास तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते भी होंगे, ठीक है, तो कभी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया इस लाइक कि ये क्या रखा हुआ है? इस्लाम इज वेरी लिबरल रिलीजन, और ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि दूसरे धर्म की चीजों का आप ना पढ़े ना जाने। आपको जानना चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि एक प्लेटफॉर्म पर क्या बातें कही गई, और तब लोगों को आप अवेयर कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हर किसी को हर किसी के धर्म के बारे में जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि अगला आदमी कुछ आपको मिसकम्युनिकेट करे तो आप उसे रोक पाए कि नहीं ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा कहा गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आपके पॉडकास्ट से भी ये माध्यम जाए सारे यंगस्टर को, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ज्यूज हो,
या कोई भी धर्म के फॉलोअर्स हो, वो हर धर्म के बारे में जरूर जाने और हर धर्म की धार्मिक किताबों को एक बार जरूर पढ़ लें, कम से कम उसका ट्रांसलेशन पढ़ लें, ताकि आपको समझ में आए कि क्या कहा है उस बुक में, उस किताबों में, उस धर्म में क्या कहा गया है, और ताकि कभी आप मिसगाइड ना हो सके। दैट्स व्हाट माय मोरल। इसलिए मैं रखता हूँ ये अपने चैम्बर में इंस्पायर करने को लोगों को। अगर मैं चाहूँ कि कोई कहानी ऐसा जो अगर लगता है आपको कि भाई कहानी महाभारत गीता का रामायण, मतलब कहीं भी कोई कहानी अगर आपके मन में हो, देखिए पूरी रिलीजियस जो बुक्स होती है वो बेस्ड ऑन स्टोरी होती है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, हिंदू रिलीजन्स की एक बुक थी, उसमें पढ़ रहा था, एक बड़ी अच्छी कहानी लगी मुझे, मैं मानता हूँ उस कहानी को बड़ा प्यार लगता है। मैथोलॉजिकल स्टोरी है बट स्टोरी तो है कि एक बार जब वानर सेना श्रीलंका, जब राम जी जा रहे थे श्रीलंका की ओर, तो राम सेतु का निर्माण होते के वजह कर तो वानर सेना थी वो पत्थर ढांप रही थी। आपको पता ही है, अभी राम सेतु अच्छे की फिल्म भी बनी, बड़ी प्यारी जी राम सेतु का क्रिएशन हो रहा था, तो उसमें बड़े बड़े बॉर्डर, बड़े बड़े पत्थर वानर सेना, हनुमान जी की सेना डाल रही थी। जी तो उसके बीच में कुछ गिलहरी भी अपना काम कर रही थी, वो छोटे छोटे पत्थरों को चुन करके वो भी बीच बीच में डाल रही थी। ओके तो एक गिलहरी एक वानर के पैर के नीचे आ जाती है, तो बड़े गुस्से में एक वानर उस गिलहरी को उठा के फेंक देता है। तो वो गिलहरी सीधा राम जी की गोदी में जाके गिरती है, तो राम जी बड़े प्यार से उस गिलहरी को पुचकारते, 3 उंगली से पुचकारते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो जो गिलहरी के ऊपर 3 उंगलियों का निशान है वो राम जी के पुचकारने से ही आया है। इट इज बिलीव ऑफ द हिंदुइज्म। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि हर किसी का एक रोल होता है। तो राम जी ने भी बताया उस वानर सेना को कि देखो ये जो छोटे छोटे पत्थर डाल रहे हैं गिलहरी, तो ये पत्थरों के बीच में जो गैप है उसे भर रहा है और वो जाके पत्थर को कहीं ना कहीं सेट कर रहा है। तो सर इस कहानी से भी उम्र कि हर किसी का एक रोल होता है। आप किसी इंसान को या किसी चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उस गिलहरी का भी रोल था, और ये हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि वो जो गिलहरी पर 3 निशान है वो राम जी के पुचकारने से ही है। तो ये कहानी बड़ी प्यारी लगती है। इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की अनगिनत कहानियां हैं, और यकीन मानो तो बीइंग एज अ हिंदू आई हैव नेवर लिसन्ड दिस स्टोरी, और बड़ी अच्छी बात है कि जस्ट आई एम लिसनिंग द स्टोरी फ्रॉम वन एंड ओनली मिस्टर मंजूर सर। और यही इनकी खासियत है दैट ही रिस्पेक्ट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कंसर्न, कि भाई एवरीवन इज गेटिंग respected. Bro, you have been, I think, I came to know that you have started different projects. You have entered into the construction industry also. Glad to know. इंस्पायर हुआ कोविड के बाद, चैलेंजेस और बढ़ गए थे। कोविड के बाद इंस्टीट्यूशन जो है कोलैप्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन गया में बंद हुए, बड़े बड़े ब्रांड बंद हुए, हम लोग को भी बहुत बुरा असर पड़ा। और जो स्ट्रेंथ था बच्चों का, 1000 से लेके 1000 बच्चे होते थे हम लोगों के पास, अचानक से वो डाउन हो गया। तो मुझे फिर याद आया कि कुछ हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और एक अच्छा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करता है। तो आपसे भी सीखा मैंने, आप भी डाइवर्सिफाई करते हो। कुछ हमारे बड़े भाई थे, काफी अच्छे अच्छे बिल्डर्स थे, उनसे मैं इंस्पायर हो रहा था। उनके पास फिर कई तरह की मीटिंग्स हुई थी, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के साथ आने का था, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे के सऊद भाई, हमारे भाई की तरह थे, मुंबई से आए थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि क्यों ना हम दोनों मिलके करा जाए। तो मैंने शुरू करते इसी तरह से कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो उन लोगों का सपोर्ट रहा, और जो हमारे बिल्डर्स गया में सब हैं उन लोगों ने भी सपोर्ट किया मुझे, बिकॉज मेरे रिश्ते सभी से बहुत अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा ये भी हो गया अर्बन हाइट। तो मतलब आप कंपनी काम कर लिए? ग्रेट। तो मतलब उसमें we working as a CEO और डायरेक्टर? CEO है मैं ही हूं, सारे प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, बस ऊपर वाली की कृपा है, चल रही है चीजें। मींस कि अगर कोई बंदा चाहे तो he can diversify and switch his career। सर एक वर्ड आता है, आपने काफी, मैं देखता हूँ अपने लेक्चर्स में और अपने स्पीचेस में काफी यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर, एडुप्रेन्योर। ओके, गया is a small town but is a very rapidly growing city or town। ओके, तो अगर बाय द वे सपोज दैट अगर कोई बंदा चाहता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करे, क्योंकि अभी तो देखा जाए तो भाई आईआईटी भी लोग करके एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। ओके, तो ये एंटरप्रेन्योर्स में कैसे मोटिवेट कर सकते हैं हम किसी को? मेरा मानना है कि अभी जो लोग कहते हैं नौकरी पाने की वजह, मुझे दुख होता है देख के सिचुएशन सिनारियो, पागल की तरह लोग परेशान है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 40-50 हज़ार रुपए के लिए। अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम सरकार से ही उम्मीद ज्यादा ना रखें, हम अपने पर भी उम्मीद रखें, है ना। देश को बिल्डअप करना है तो हर का कंट्रीब्यूशन चाहिए। हम देश से हर वक्त लेने के चक्कर में ना रहे कि मुझे सैलरी मिल जाए, मुझे बिहार सरकार देते, केंद्र सरकार देते, व्हाई नॉट, हम लोग कब देंगे सरकार को, हम लोग कब देंगे देश को, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जब आप बिजनेसमैन बनते हैं, तो यू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन। ये बहुत जरूरी होता है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें, बल्कि आप अपने सेल्फ मेड बनने की कोशिश करें, कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। और एंटरप्रेन्योरशिप हम यही सिखाता है कि हम अपने पैर पर खड़े होकर कुछ बड़ा करें।
जिससे हम पैसिव इनकम जनरेट कर पाएँ, जिससे हम समाज को कुछ दे पाएँ। और बहुत स्कोप है सर करने का, बहुत चांसेस है करने का। इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग हियर। बट हम जब यंगस्टर को देखते हैं कि वो 30 साल तक तैयारियाँ करते हो, नहीं हो पाता है, तो एंड ऑफ द डे वो एक शॉप खोल के बैठ जाते हैं छोटा-सा मोहल्ले में, तो मुझे दर्द होता है देख कर के। ओके, यू नो दैट व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न इन इज़राइल इन सम वेस्टर्न कंट्री, तो वहाँ पर बच्चों को जो नरिशमेंट होता है वो केंद्र सरकार देखती है, करती है, वहाँ की सरकार। जी। बिकॉज़ वो कहती है कि ये जो बच्चा है ये सिर्फ़ आपकी संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति है। ओके। तो और उसे ग्रो करता है। तो हम अपने यंगस्टर को कैसे बर्बाद कर रहे हैं आज के दौर में, वो इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए गाइडेंस और अवेयरनेस की ज़रूरत है और सभी को सिखाने की ज़रूरत है कि कुछ आप अलग करने की कोशिश करें। सिर्फ़ सरकारी नौकरी ऑप्शन नहीं, उसके अलावा भी कई विस्तार है, कई अपॉर्च्युनिटीज़ है। एग्ज़ाम्पल में आप देख लीजिए सामने। आपको गवर्नमेंट जॉब मिला लेकिन आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, जैसे जी। मुझे पता है। तो जी। इस तरह के पैशन होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के जज़्बात को लेके मुझे। टेकिंग इट वेरी पर्सनली, मुझे पता है ये चीज़ कि मंजूर जो थे, मंजूर खान वो पापा थे आपके, एग्ज़ैक्टली। और उनका ही आपने मतलब जो लेगेसी है ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द कम्युनिटी, आपने ये कंटिन्यू किया। तो जब आफ्टर जब स्टार्ट किया था आपने 2002 में अप्रॉक्सिमेटली, 2002 में वो पापा जी स्टार्ट किए थे कि नहीं, आपने? एक्चुअली में 1989 वाज़ द ईयर जब हमारे पापा ने स्टार्ट से किया था। ओके। और बेसिकली पापा हमारे हाफ़िज़ थे, हाफ़िज़ मंजूर आलम साहब। और उन्होंने एडवोकेसी इसलिए किया था कि उनको शौक था कि वो जज बनें और समाज में जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिला पाएँ। वो उनका जी। इंटेंशन था। अनफॉर्चुनेटली करप्शन बहुत ज़्यादा था तो वो क्रैक नहीं कर पाए। कई बार क्रैक किए बट नेम में मैनिपुलेशन हुआ तो उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। अच्छा। जिसकी वजह से उनका जो सपना था वो चूर-चूर हो गया जज बनने का। तो एडवोकेट तो वो थे ही, तो उन्होंने एडवोकेसी को करना का फैसला किया। बट एडवोकेट तो कहते हैं क्या चीज़ थे, हाफ़िज़ कहते हैं जो आप जानते ही हैं, जी, जिसे जी। कुरान पूरा याद होता हाँ, है। कुरान पूरा याद होता है। तो सर उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल के पैसे नहीं कमाऊँगा, अपने बच्चों की परवरिश मैं उस पैसे से नहीं करूँगा जिसका बेस ही झूठ हो। तो उन्होंने क्या किया सर कि मुझे याद है, स्टिल रिकॉल द डे, बहुत छोटा-सा एक बरंडा हुआ करता था हमारे घर में, रोड नंबर 8 न्यू करीमगंज के अंदर में आप जब आएँगे तो एक छोटा-सा बरंडा मिलेगा, पुराना घर था। अब तो वो बन गया है। उस घर पे वो बरंडे पर 8, 10, 20 बच्चे बैठा के पढ़ाते थे मॉर्निंग आवर में और इवनिंग आवर में। और इंग्लिश पढ़ाते थे? जी, बिकॉज़ वो एमए इन इंग्लिश थे तो उनका इंग्लिश एक पैशन था। हिज़ राइटिंग स्किल वाज़ वेरी गुड। तो उनसे ही मैंने भी पढ़ा है सर। हम लोग सभी भाई-बहनों ने और गया के जितने पुराने लोग हैं, काफ़ी लोगों ने पढ़ा है। तो उससे हम लोग का सर चलता था। बट अनफॉर्चुनेटली 2002 में व्हेन आई वाज़ इन अलीगढ़, मुझे बड़े भैया ने बुलाया था उस वक़्त, जब मैं 12th पास आउट किया था मैंने उस वक़्त जी। 2002 में तुरंत। तो भैया ने मुझे बुलाया थोड़ा-सा कि तुम अलीगढ़ आके माहौल देखो, पढ़ो। तो थैंक्स टू माय एल्डर ब्रदर उन्होंने मुझे बुलाया। तो उस वक़्त मैं गया हुआ था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तैयारी करने के लिए एमबीबीएस का सर। तो तैयारी कर रहा था, वहीं रह रहा था भैया के साथ और पापा हमारे ही टीच करते थे बरंडे पे। अचानक से 2002 में उनका कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक हो जाता है और उनका इंतकाल हो जाता है। ये इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। हम सब बहुत कम उम्र के थे। आप सोच सकते हैं 12th पास आउट बच्चा कितने का होगा? 17 साल हमारी उम्र थी उस वक़्त। बट भैया का साथ रहा, भाई-बहनों का साथ रहा, मम्मी की दुआ रही, समाज का, लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। तो फिर 2002 में पापा के जाने के बाद ना, जो भी पापा ने मुझे इंग्लिश सिखाया था, उसी के बेस को बनाकर फिर मैंने अपने मंजूर कोचिंग को रीब्रांडिंग करके फिर से स्टार्ट किया। तो हमारे छोटे भाई सैफी सर, बड़े भाई ज़ीशान भाई, शुभी आपा हमारी बड़ी बहन और हमारे मम्मी की दुआ, लोगों की सपोर्ट रहकर इस इंस्टीट्यूट को एक ब्रांड के रूप में हम लोगों ने फिर से खड़ा किया। तो फिर हमने मंजूर इंग्लिश कोचिंग सेंटर स्टार्ट एग्जैक्टली किया। उसी जगह से सर जहाँ से पापा पढ़ाते थे, उसी बोर्ड पे, उसी चौकी पे, उसी ब्लैक बोर्ड पे, एवरीथिंग वाज़ देयर। मतलब आपने उनका ही लेगेसी स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। और अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि आप मंजूर फेमिना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी मैंने थोड़ा सेगमेंटाइज़्ड किया है, सेगमेंटाइज़्ड का ज़माना है तो एक सेगमेंटेशन मंजूर फेमिना स्टार्ट किया है, हमारी वाइफ देखती नाहिद अख्तर। और इट्स अ गुड इनिशिएटिव। हाँ, एग्जैक्टली दैट्स नीडेड नाउ आई थिंक। मुझे सुनने में आया कि लव मैरिज किए आप। लव कन्वर्टेड टू अरेंज था। लव कन्वर्टेड टू अरेंज था। जी, जी। रिलीजन अलग था कि रिलीजन? नहीं, रिलीजन एक ही था, इंटरकास्ट था लेकिन। तो फिर कैसे हैंडल किए? अब मेरी वाइफ जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है आज के दौर में और उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे ख्याल से शायद मैम ही है जो फेमिना में क्लास में क्या? फेमिना वो मेरी वाइफ देख रही है अभी और काफी ग्रो हो रहा है, उसमें काफी एडमिशंस हो रहे हैं। ये 2025 का एक नया इनोवेटिव आइडिया था हमारा। जी। तो कैसे आइडिया आया सर ये फेमिना का? मुझे लगा कि अभी के दौर में जरूरत है इस चीजें की, क्योंकि बहुत सारी जो मैरिड वुमेन होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं और बच्चियां होती हैं जिन्हें पढ़ने का शौक है,
वो बॉयज के साथ अनकंफर्टेबल फील करती हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा एक मंजूर फेमिना होना चाहिए जिसमें जो हाउसवाइफ्स हैं, जो परेशान हैं, जो नहीं जा पा रही दूर, तो यहाँ पर आके सीख लो और फीमेल फैकल्टी से पढ़ेंगे तो और कंफर्टेबल फील करेंगे। कोई हमारे चैनल के थ्रू कोई मैसेज अगर आप देना चाहें उन लोग के मैसेज लिए? देना चाहते हैं कि चाहे कोई भी लड़कियां हो या लड़के हों, पढ़ाई को ना छोड़ें। पढ़ाई में एक ऐसी ताकत है जो इतिहास रच सकती है, इतिहास बना सकती है। तो आप तो गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास से मतलब नहीं है। आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो दुनिया में दो चीज़ों को लोगों ने नहीं रोका है, एक बहता हुआ पानी नहीं रुक सकता है और एक टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं रुक सकता है। अगर आप में टैलेंट है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा बनने से नहीं रोक सकती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल से सारे स्टूडेंट को ये मैसेज देना कि आप प्लीज बहुत पढ़ाई करें, लगन से, मेहनत से आगे बढ़ें और टैलेंटेड बनें। सर एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्वेश्चन आया, क्योंकि आपने रिलीजियस रिलीजन पे इतना अच्छा बात बताया, आपने बताया कि हिंदू मेरी वेल्थ, आप ये काफी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताया आपने राम जी का। फिर एक सवाल यहाँ पर ये कि हमारे हिंदू कल्चर में एस्ट्रोलॉजी पे हम लोग बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करते हैं। ओके, हमारे यहाँ टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, इस तरीके का कुछ साइन है। ओके, तो आपके रिलीजन में ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ होता है? हमारे रिलीजन में किस्मत है। अल्लाह ताला बोलते हैं कि किस्मत ही वो लिखते हैं, वो बनाते हैं। और ये कहा गया है कि इंसान जो चाह ले, लेकिन ईश्वर जो अल्लाह हमारे हैं वो अगर चाह लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि सचमुच में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ कीड़ा को भी वो खाना खिला देते हैं। ओके, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेहनत ना करें। उन्होंने कहा मेहनत करो, फल मिलेगा, लेकिन वो किस्मत बदल सकते हैं। तो हम वी बिलीव इन द फेट, हमें किस्मत पर भरोसा है और हम चाहते तो हैं। अब तो बेसिकली आप लोग किस पर पे भरोसा रखते हैं? ये न्यूमरोलॉजी और जो हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी जो वगैरह है, वो उस पर अभी तक मैं आपको बताऊं, मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ लगभग ये एक बिजनेस है जहाँ पे एस्ट्रो टॉक करके आता है ऐप। जी। मतलब बुलाते हैं क्लाइंट को और उनको बताते हैं, उनको सोल्यूशन देते हैं, उनको क्या करते हैं, मंत्रोच्चार करने के लिए देते हैं। ओके, अब ये मंत्रोच्चार करना, ये मींस लाइक इन सब सारे एक्टिविटीज करना, कुछ सोल्यूशन करना, तो इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे किसी की किस्मत को खराब है फॉर एग्जाम्पल, जी, तो लेकिन अगर मेहनत और लगन करे ना, वो मेहनत और लगन और दुआ, ये दो चीजें हैं जो बड़ा फेमस है। अब मैंने देखा है दुआ में परमिशन लेते हैं आप। इतना वाला तो चलो ठीक है, कुछ भी होता है, लेकिन अगर आप लगन करते हो, मेहनत करते हैं, जी। अपने को दुआ करते हैं, तो सर आपका किस्मत बदल जाता है। अगर आपके सामने ये बंदा बैठा हुआ तो कहीं ना कहीं उस बंदे में ये मैं सोचता हूँ कभी कि भाई हमारा इम्पोर्टेंट हो। हाँ, ये तो मैं सोचता हूँ कभी कि आपने भी पास तो बहुत सारी चीजों का नहीं रहता है ना सिस्टम, उनका भी साइकोलॉजी नहीं है, लेकिन स्टिल यू पीपल आर जस्ट गेटिंग इट हायर इन गेटिंग। हाँ, ब्लेसिंग में पावर होती है, माँ की, बाप की, पेरेंट्स की, बड़ों की दुआ। आप दुआ लेती जाइए, उसका उसका फायदा होता है। सर मैंने फील किया है, दुआ में ताकत होती है। तो आप सबका दुआ लें। इसलिए मुझे नहीं याद है कि मैंने अपने हाथों से किसी का बहुत नुकसान किया हो आज तक। मैं कोशिश करता हूँ मेरा नुकसान हो जाए लेकिन किसी और का नुकसान ना हो, ऐसा मेरी कोशिश। वो मैंने सर कोई मैसेज हमारे चैनल के लिए आप देना चाहें? मैसेज यही है कि सभी लोग जो विनीत सर से जुड़े हुए हैं इन्हें इनकरेज करें और आगे ले जाएं। और स्पॉटलाइट चैट विद विनीत के बारे में कुछ कहना चाहें आप? ये एक इनोवेटिव आइडिया है और मुझे खुशी है कि एक गया शहर छोटा शहर माना जाता है, वहाँ से आपने भी काफ़ी मेहनत किया है, आपकी स्टोरी भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। तो आप जैसे लोग अगर बढ़ चढ़ के इन सब चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपके यंगस्टर को आपसे इंस्पायर होकर के और भी चीज़ें करनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल बहुत आगे जाए और आप बहुत ग्रो करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।